गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ करंट अफेयर्स के प्रश्न। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 पार्ट्स में लेकर के आती हूँ। एक महीने में 3 पार्ट होते हैं, तो आज ये पार्ट जो है दूसरा पार्ट है। 11 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर का ये पार्ट है। 10-10 दिन का एक पार्ट होता है। 3 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। एक पार्ट अभी और आने वाला है 21 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर। तो चले हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं, जो बहुविकल्पीय स्वरूप में है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अभी आया था मानव अधिकार दिवस। 1 दिसंबर, बी 5 दिसंबर, सी 10 दिसंबर और डी है 15 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस पर किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का स्मरण किया जाता है? तो वो कौन सा दस्तावेज है? ए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर, बी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा, बी बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, सी डी है संयुक्त राष्ट्र चार्टर। इसका सही आंसर है, हम फ्रेंड्स याद करते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये घोषणा की गई थी कौन कौन से मानवाधिकार हैं उसके बारे में। तो हम ये जो सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा की गई है उसकी चर्चा या उसे याद करते हैं। अगला प्रश्न, बशर अल असद के शासन को उखाड़कर फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि सीरिया के जो प्रधानमंत्री थे वो देश को छोड़ के भाग गए थे कुछ उपद्रवियों के कारण, और बहुत सारा उपद्रव वहां चल रहा था। तो नए जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? ए हादी अल बहरा, बी मोहम्मद गाजी अल जलाली, सी मोहम्मद अल बसीर, डी गिर पैडरसन। तो इनका नाम है फ्रेंड्स मोहम्मद अल बसीर। मोहम्मद अल बसीर को 10 दिसंबर को 2024 को सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में सीयूईटी के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया? ए अनिवार्य प्रश्न, बी छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना, सी हाइब्रिड परीक्षा मोड और डी कुल अंकों में कमी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 2025 से छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी सीयूईटी यूजी में किसी भी विषय के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। अब प्रश्न है फ्रेंड्स 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर 2024 महात्मा गांधी ग्रामीण विकास पुरस्कार कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है। ए महात्मा गांधी ग्रामीण विकास पुरस्कार, बी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, सी जवाहरलाल नेहरू इनोवेशन अवार्ड, डी स्वच्छ भारत ग्राम पुरस्कार। फ्रेंड्स, इसमें जो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत निरंतर पुरस्कार है, ये है का सही आंसर।
11 दिसंबर 2024 को भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए। जो पुरस्कार थे वो अलग अलग श्रेणियों में, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित बाउमा कॉनेक्सपो इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या है? ए. सूचना प्रौद्योगिकी, बी. कृषि, सी. निर्माण और खनन उपकरण, डी. कपड़ा उद्योग। तो दोस्तों 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, याद रखिएगा ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया 2024 का इन्होंने उद्घाटन किया है और यह 4 दिवसीय कार्यक्रम था दोस्तों। खनन के क्षेत्रों में यहाँ नवाचारों को, नए नए जो इनोवेशन है उसको ये प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्माण और खनन उपकरण। अब आते हैं 13 दिसंबर के प्रश्नों की तरफ। 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन तो मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्पारोव, विश्वनाथन आनंद, डोमराजू गुकेश। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमराजू गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। इंडिया से है, इनका नाम है डोमराजू गुकेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कौन से देश 1 जनवरी 2024 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह शामिल होने वाले हैं? ए. बेल्जियम और नीदरलैंड, बी. ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, सी. रोमानिया और बुल्गारिया, डी. पोलैंड और चेक गणराज्य। 12 दिसंबर 2024 को यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों ने घोषणा की है कि रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह से सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र हो जाएंगे। रोमानिया और बुल्गारिया 2024 में 34वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 34वां ब्याज सम्मान, ये किताब जो लिखते हैं फ्रेंड्स उनको दिया जाता है ये ब्याज सम्मान। तो कौन सी पुस्तक किसने लिखी है जिसको ब्याज सम्मान से 34वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी, पुस्तक का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें ब्याज सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब पुस्तक को देख लेते हैं कौन सी पुस्तक है। सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए ब्याज सम्मान दिया गया है, ब्याज सम्मान मिला है 2024? तो नाम है पुस्तक का कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब भारत सरकार एक कोशिश कर रही है कि देश के सभी चुनाव जो स्टेट के चुनाव है और आपके केंद्र से रिलेटेड केंद्र सरकार का चुनाव है, साथ साथ हमारी जो स्थानीय पंचायतों का तीसरा जो लेयर है उसका चुनाव भी एक साथ हो जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य कह रहा है, क्या जरूरत है ऐसा करने की? तो इसके पीछे उद्देश्य ये है फ्रेंड्स, चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो उसका बोझ जो है टैक्स पेयर्स पर पड़ता है और बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो चुनाव की बार बार आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना इसका प्राथमिक
उद्देश्य है। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? ये कौन सी समिति है और इसका नेतृत्व किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया। पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव को एक साथ कराना। तो इस समिति को का नेतृत्व किया है रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने ये सजेशन इस प्रकार का दिया है। अब करंट अफेयर्स है दोस्तों 14 दिसंबर के। भारतीय वायु सेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? हमारे लिए एक लड़ाकू विमान भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहा है। तो भारतीय वायुसेना के लिए जो लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है, इसको कौन सा संगठन तैयार कर रहा है? 12 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 13,500 करोड़ का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL। किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक ILT विकसित किया है? ILT विकसित किया है भारतीय सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना की अंतिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में DRDO की प्रयोगशाला जो है कॉम्बैट व्हील्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित भारतीय लाइट टैंक का निर्माण करने का बीड़ा उठाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं ये जो टैंक है लाइट टैंक, भारतीय लाइट टैंक ILT किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक इसने गोले दागे या कितनी ऊंचाई तक ये गोले दाग सकता है? तो भारतीय लाइट टैंक ILT ने 4,200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर सफलतापूर्वक गोले दागे, जो परीक्षण हुआ उसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ए स्वास्थ्य सेवा नवाचार, बी प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान, सी कृषि विकास और डी है खेल प्रबंधन। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH मुख्य रूप से किस नवाचार पर केंद्रित है? ये 2024 अभी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जिसमें भारत भर से कई टीमें विभिन्न श्रेणियों में विजेता बनकर के उभरी हैं। तो स्पेशली ये संबंधित था, ये किस नवाचार पर संबंधित था? तो दोस्तों ये संबंधित था प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर, नई नई टेक्नोलॉजी पर। भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारतमाला परियोजना का डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना, डी है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो भारतमाला परियोजना जो है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा 2015। भारत सरकार द्वारा माल और यात्री आवागमन की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा पहल है, और इसमें क्या करना है कि राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क को डेवलप करना है, जिससे कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो सुधर सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतमाला परियोजना।
राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करता है। महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? महिला जूनियर एशिया कप, ये तो इस 2024 के फाइनल में भारत ने किसको हराया? तो दोस्तों भारत ने चीन को हराया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 दिसंबर 2024 को मस्कट में ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप भारत ने जीता है, जिसमें चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अभी फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2024 का मुंबई ने अपने नाम कर लिया है। मुंबई 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी कहां पर हुआ है? तो इसका ध्यान रखिएगा, ये खेल हुआ है बेंगलुरु में और स्टेडियम था एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। अभी हाल ही में वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? महान तबला वादक जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हुआ है दोस्तों। ये 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये तबला और भारतीय संगीत के जानकार थे। तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। विजय दिवस 16 दिसंबर को किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है? 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाने वाला विजय दिवस जो है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर हमारे विजय को, इंडिया के विजय को याद दिलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स RPV का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI राजमार्ग सुरक्षा में सुधार के लिए राजमार्ग साथी नामक एक उन्नत पेट्रोलिंग व्हीकल्स RPV शुरू करने की योजना बना रहा है। इसका नाम है साथी, राजमार्ग साथी। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? एक वैश्विक पर्यावरण संधि, एक क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन, सी है कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता और डी है एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन। 15 दिसंबर 2024 को ब्रिटेन के आधिकारिक रूप से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है, जो इस महत्वपूर्ण व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बन गया है। 11 सदस्य इसमें पहले से हैं। कई प्रशांत रिम देशों के बीच ये एक तरह का व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें 11 देश पहले से शामिल हैं। ब्रिटेन जो शामिल हुआ है ये 12वां देश है, 11 पहले से हैं। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में अचानक से चुनाव होने वाला है। वो कब होने वाला है? 16 दिसंबर 2024 को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने विश्वास मत खो दिया है, जिसके कारण 23 फरवरी 2025 को अचानक यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। 23 फरवरी 2025।
हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल के मधेश प्रांत में गढ़ी माई मंदिर में हर 5 साल में आयोजित होने वाला गढ़ी माई महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है। और गढ़ी माई जो महोत्सव है ये 2 दिसंबर को शुरू हुआ और 15 दिसंबर तक खत्म हो गया 2024। तो इसका सही आंसर है बरियारपुर, नेपाल। किस देश के सेनाध्यक्ष COAS को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया? नेपाल के सेनाध्यक्ष COAS जनरल अशोक राज सिगडेल को 16 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है नेपाल। ये हैं सेनाध्यक्ष नेपाली सेना के। संविधान 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 129वां संशोधन संविधान में हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना। बी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। सी, एक नई मतदान प्रणाली शुरू करना। डी, लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाना। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो है एक साथ कराने के लिए 17 दिसंबर 2024 को सरकार ने व्यापक परामर्श के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव ONOE एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजा है अभी हाल में ही 17 दिसंबर को। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? किस प्रकार की परीक्षाओं पर? तो 2025 से शुरू होकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं ही आयोजित करेगी। अब यह भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगी। दो 2025 से शुरू होने वाली JEE और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के बारे में क्या बदलाव घोषित किया गया है? तो अब ये घोषित किया गया है कि ये जनवरी और फरवरी में आयोजित की जाएंगी। अब से 2025 से JEE और मेंस नीट की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं शैक्षणिक वर्ष में पहले होंगी, जो सामान्य जुलाई की समय सीमा से जनवरी या फरवरी में होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। दो 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो हमारी रैंक बदली है दोस्तों। 2019 में हम 23वें स्थान पर थे, किसमें? स्मार्टफोन निर्यात करने में, लेकिन अभी हम तृतीय स्थान पर आ गए। तृतीय निर्यातक बन गया अपना देश बन गया है स्मार्टफोन निर्यात करने में। 20,000 करोड़ को नवंबर 2024 में देश का स्मार्टफोन निर्यात का हमारा एक महीने में 20,000 करोड़ को देश पार कर गया। श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुक्त वीजा नीति को औपचारिक रूप से दिया जाएगा। ये कब से शुरू होने वाला है? 39 देश हैं जिसमें भारत भी है, जिसको मुक्त वीजा मिलने वाला है श्रीलंका से। तो 2025 जनवरी 2025 से भारतीय उन 39 देशों के नागरिक भी शामिल होंगे श्रीलंका की यात्रा करने के लिए मुफ्त वीजा के ये पात्र बन जाएंगे। जनवरी 2025 ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक तो जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा।
फीफा बेस्ट अवार्ड्स 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड फुटबॉल में विनीसियस जूनियर ब्राजील और रियल मैड्रिड ने इस साल फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 का पुरस्कार जीत लिया है। विनीसियस जूनियर, ऑप्शन नंबर बी सही है, विनीसियस जूनियर। अगला प्रश्न है, रविचंद्रन अश्विन से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? तो इनका नाम है अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए। 619 विकेट के साथ केवल अनिल कुंबले ने भारत के लिए अधिक बल्लेबाजों को आउट किया है। सबसे अधिक विकेट लेने वाले अभी अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ ये ऊपर बने हुए हैं और सेकंड नंबर पर हो चुके हैं ये जो रविचंद्रन अश्विन है, 537 विकेट इनके नाम है, एक रिकॉर्ड। दो 2024 में FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब किसने जीते? तो ये दोनों खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने 17 दिसंबर 2024 को स्लोवेनिया में, जगह का नाम है स्लोवेनिया में, FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब इन्होंने जीत लिए। इनका नाम है प्रणव वेंकटेश। 2 खिताब इन्होंने जीते स्लोवेनिया में। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ये भारत से हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहां स्थापित किया गया? मधुमेह बायो बैंक, तो फ्रेंड्स ये चेन्नई में स्थापित किया गया है मधुमेह बायो बैंक। और ये हमारा पहला, चेन्नई में अपना पहला मधुमेह बायो बैंक भारत ने स्थापित किया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मधुमेह बायो बैंक क्या है, आप जानना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इस पर एक वीडियो दे दूंगी। आप बस केवल कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसके लिए लिख दें। अब है फ्रेंड्स 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान तो कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक हैं पंडित स्वप्न चौधरी। इनको वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। का नाम है पंडित स्वप्न चौधरी। वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान, एक सम्मान है जिसका नाम है राजा मान सिंह तोमर सम्मान, से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो इस संस्था का नाम है सानंद न्यास। सानंद न्यास को वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक संस्था है दोस्तों। गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो फ्रेंड्स भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तब पुर्तगालियों का इस पर कब्जा था, गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगालियों ने इसको आजाद नहीं किया। 1961 में ये आजाद होता है। तो गोवा ने अपना मुक्ति दिवस 63वां 63, ध्यान रखिएगा 63वां, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा मुक्ति दिवस मनाया? तो 63वां मुक्ति दिवस है गोवा का, जिसको मनाया है अभी 19 दिसंबर 2024 को मनाया है। और 19 दिसंबर 2024 पुर्तगाल से मुक्ति दिवस मनाता है और बाद में ये भारत में शामिल हो जाता है। 1961 में गोवा मुक्ति के साथ कितने वर्षों का पुर्तगाली शासन समाप्त हो गया? तो दोस्तों पुर्तगाली जो थे बहुत लंबे समय से यहाँ गोवा पर अपना शासन बनाए हुए थे।
ये 451 वर्षों का उनका शासन था। गोवा के ऊपर आधिपत्य, औपनिवेशिक कब्जा। 61 में 1961 में ये पुर्तगाली शासन समाप्त होता है और उसके बाद ये भारत में शामिल हो जाता है। तो इतना आसान भी नहीं था। किस सैन्य अभियान के कारण गोवा मुक्ति हुई? भारत ने एक सैन्य अभियान चलाया और उसके बाद गोवा मुक्ति दिसंबर 61 में भारतीय सशस्त्र बलों ने द्वारा 36 घंटे का सैन्य अभियान चला दोस्तों। इसके बाद यहां से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया और गोवा को भारतीय संघ में एकीकृत कर लिया गया। और ये जो सैन्य अभियान चलाया गया उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन विजय और हमने विजय प्राप्त की। ऑपरेशन विजय, भारतीय सेना ने विजय प्राप्त किया और गोवा को भारत में मिलाने में एक सफलता उन्हें मिली। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुस्तकों से रिलेटेड पुरस्कार है, साहित्य अकादमी लेखकों को दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। तो 2024 का पुरस्कार जीता है इस्टरीन कीर, उनका नाम है इस्टरीन कीर और इंग्लिश की पुस्तकें ये लिखती हैं। 2024 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इस्टरीन कीर। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहां आयोजित की जाएगी? 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक। तो ये आयोजित की जाएगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नई दिल्ली 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। फीफा बेस्ट अवार्ड्स 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो पुरुष खिलाड़ी का वर्ष फुटबॉल में विनीसियस जूनियर ब्राजील और रियल मैड्रिड ने फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 का खिताब जीता है। विनीसियस जूनियर रहने वाले हैं ये ब्राजील के। रविचंद्रन अश्विन से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? तो ये हम अभी देख चुके हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं एक बार फिर कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। 21 दिसंबर 2024 से लेकर के 30 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, लेकिन और भी चैनल पर वीडियोस हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत आपके लिए उपयोगी होंगे, उनको भी आप देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।